हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस। तो जिन लोगों का भी पेपर 2 एसएसटी है उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सी-टेट का एग्जाम है अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा फोकस जो होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? प्रैक्टिस पर। किस पे होना चाहिए? प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो आज से जो है मैं मैराथन क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि मैं एसएसटी के 2 मैराथन क्लास दूंगी। और उसमें जो है हम मतलब लगभग, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो मैं पहले से करवा रही हूँ, लेकिन इस मैराथन क्लास से जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, मैं क्वेश्चन जो है 60 मतलब क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो 60 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्लस 20 क्वेश्चन पैडागोजी के होंगे। पैडागोजी में बताऊंगी कि पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिसे अगर आप जानकर आप अच्छे से जो है पैडागोजी में जो 20 मार्क्स की आती है वो आप 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए मतलब कि जो एनसीईआरटी से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने एनसीईआरटी भी आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी मस्ट है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर करेंगे ना, तो ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे, नहीं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हुए जो है करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीई स्टैंड फॉर, मतलब कि सीई का प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सीई की ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है ना, चैप्टर 1, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बार बार बोलती थी कि एनसीईआरटी मेन है, तो मैं इसीलिए बोलती थी। तो सीई का मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं। तो आपका जो है सीई का जो प्रयोग होता है वो कॉमन एरा के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉमन एरा। लेकिन इसमें जो है और भी इस चैप्टर में चीज़ों का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म का डिस्कस किया गया है। शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया गया है, बीसी के बारे में बताया गया है, बीसीई के बारे में बताया गया है, एडी के बारे में बताया गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई पूछ दे, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट। वहीं पर बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और एडी का मतलब था एमिनो डोमिनी। तो ये तीनों को जो है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये सभी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सीई तो हमारा क्या होता है? कॉमन एरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था थी, जिसमें फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। कहने का मतलब है वो मतलब कि किसी जनपद के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो है नियमित रूप से कर कर संग्रह की व्यवस्था थी, और उसमें जो है फसलों पर कर जो लगाए जाते थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। इससे जो प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के जो राजा होते थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ये बात एकदम सही है, ये भी आपकी 6 क्लास की हिस्ट्री का ही है। ठीक है, लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व लोहे के फाल के इस्तेमाल में वृद्धि हुई। देखिए, वर्ष पूर्व लिख रहा है, इसलिए जो है ये क्या लिखा है, 2500 से 3000 वर्ष पूर्व लिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पर जो है ईसा पूर्व मेंशन होता, तो ये पता है क्या लिखा था? 500 से 1000 वर्ष पहले। ठीक है, 500 से 1000 ईसा पूर्व या बीसी, जो बीसी लिखा जाता है ना, बिफोर क्राइस्ट, तो 500 से 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगली बार अगर लिख कर आए कि 500 से 1000 ईसा पूर्व हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधे के रोपण में की फसलों की उपज में जो है बढ़ गई, तो वो आपका ऑप्शन जो है गलत नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जो है वर्ष पूर्व लिख रहा है, इसीलिए जब भी वर्ष पूर्व होता है उसमें 2000 जो है प्लस हो जाता है, क्योंकि जो ईसा का जन्म का समय माना जाता है वो मतलब कि 2000 वर्ष के टाइम का माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगली बार अगर बदल कर आए कि 500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा हो, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वर्ष पूर्व और ईसा पूर्व दोनों में फ़र्क होता है। अगर ईसा पूर्व लिखा होगा तो 2000 जो है कम करके लिखा होता है, अगर वर्ष पूर्व लिखा होता है तो उसमें 2000 प्लस हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को जब एनसीईआरटी मैंने करवाया है क्लास 6 की हिस्ट्री। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है, तो मतलब ए और बी दोनों सही है। बी ने एक का जो है एक ही प्रक्रिया को
क्या बताया है, सुगम बनाया, सही बताया है। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और हाँ, आप सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को जो है एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब कि 33। देखिए अब इसमें जो कथन ए में क्या बोला गया है, मिन्हाज ए सिराज के बारे में बताया गया है। मिन्हाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का जो शासन है समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध है। देखिए मिन्हाज ए सिराज ये तो मानते थे कि जो रजिया है अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा जो है योग्य है, लेकिन क्योंकि रजिया सुल्तान जो है, रजिया जो थी एक स्त्री थी, उनके हिसाब से जो है स्त्री जो है राज नहीं कर सकती, रानी नहीं बन सकती। मतलब कि उनके हिसाब से रजिया जो है एक स्त्री है, इसलिए जो है वो क्या नहीं कर सकती थी, शासन नहीं कर सकती थी, सुल्तान नहीं बन सकती थी, मिन्हाज ए सिराज। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये समाज व्यवस्था के विरुद्ध है। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है, मिन्हाज सिराज ने ऐसा बोला है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। तो आप लोगों को बता दूं कि रजिया सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी एक मतलब कि रुद्रमा देवी जो है उन्होंने जो है अभिलेखों में अपना नाम जो पुरुषों के जैसा लिखवाकर जो है एक भ्रम पैदा कर दिया है। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान नहीं, तो ये वाला तो गलत हो गया। यहाँ पे कथन ए सही है और दूसरा जो है गलत है। देखते हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, वाजिद अली शाह के ही संरक्षण में कथक जो है एक कला के रूप में उभरा था। कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया। भाई ब्रिटिश शासक क्यों पसंद करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो भी तो नहीं, ये जो है आपका गलत है। तो यहाँ पे ए बस आपका सही है, बी गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होता है। 34 का हो गया। 35 देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उनको वैसे ही बताऊंगी, जहाँ पे आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगी जरूर समझाऊंगी। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है, कहने का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में किसके बारे में, किसको पढ़ाना है, क्षेत्रीय संस्कृतियों को। तो इसके पढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार का सूचना कार्ड उपलब्ध करवा सकता है, चौपाई और शब्दों का, आईने अकबरी पर, तवारीख पर, या एटलस नूबे पर। तो देखिए जो अगर क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना है तो सूचना कार्ड जो उपलब्ध करवा सकता है वो चौपाई और शब्दों का। ठीक है, आईने अकबरी से क्या होगा, तवारीख ये तो होगा ही नहीं, एटलस नूबे पर इसमें भी नहीं। यहाँ पे चौपाई और शब्दों का जो है क्या कर सकता है, एक सूचना कार्ड उपलब्ध करवा सकता है शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, 13वीं सदी के बाद की अवधि में जो लिखित सामग्री की जो संख्या थी अथवा विविधता आश्चर्यजनक, मतलब कि 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, लिखित सामग्री की जो संख्या थी वो बढ़ गई। तो एकदम सही बात है। ठीक है, 14वीं सदी के दौरान आते आते जो कागज है ना बहुत ज़्यादा सस्ते, जो कि हम लोगों ने देखा था पांडुलिपियों के टाइम पर जो है कागजों को धोकर दोबारा उसी पे लिखा जाता था। कहने का मतलब है उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा लिखित सामग्री उपलब्ध भी नहीं थी और ना ही जो मतलब कि इतना कागज नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ पांडुलिपियों को जो है धोकर उसी पर दोबारा जो है लिखना पड़ता था। लेकिन 14वीं शताब्दी तक आते आते जो कागज है वो बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। इस ये जो बात है एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे कथन ए और कथन दो दोनों सही है। देखते हैं कहाँ पर है, ए और दो दोनों सही है, दूसरे का ये सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, औपनिवेशिक भारत को लेकर है। औपनिवेशिक भारत में जो नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी। तो देखिए जो नील की खेती थी, निज थी, महल थी या रहती थी। तो आप लोगों को बता दूं जो नील की खेती होती थी, ये जो अंग्रेज थे जो नील की खेती कराते थे, तो कई लोग जो है उनका निजी मतलब निज खुद से भी करते थे और कई लोग जो है किसानों को उनकी खुद की ज़मीन पर जो है करने के लिए बोलते थे। तो ये निज और रहती दोनों थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी जो है करेक्ट है, बी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन कहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1857 के विद्रोह से। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया। मतलब 1857 का जब विद्रोह हो गया उसके बाद अंग्रेजों ने कौन सा बदलाव किया, परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया। तो क्या ये बात सही है, परिषद के साथ भारत का मंत्री नियुक्त हुआ था जिसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी मतलब इंडिया काउंसिल कहा जाता था। नहीं,
भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया? बिल्कुल नहीं, अभी भी अनुपात बराबर नहीं था। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया? ये भी नहीं। अगर ऐसा 1857 के बाद जो है, क्योंकि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल देंगे तो क्या अंग्रेज टिक पाते इतने टाइम तक? नहीं, क्योंकि 1857 के बाद भी जो है काफ़ी टाइम तक वो रहे, तो यहाँ पे जो है धार्मिक रीति रिवाजों को वो नहीं बदला, मतलब बदलना नहीं था उन्होंने। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। तो बिल्कुल सही बात है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने सबसे बड़ा बदलाव किया था, वो था जो भूस्वामी थे ना, जिनकी अपनी खेती थी, और जो जमींदार थे, उनकी रक्षा करने के लिए उनकी जमीन पर ही उन्हें क्या दिया? खेती करने का जो है अधिकार दे दिया था। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? ज्योतिबा फुले, वीरेश लिंगम पंतुलू, या ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई? देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ज्योतिबा राव फुले हैं, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अब किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो वो थी पंडिता रामाबाई। इन्होंने जो है विधवाओं के लिए जो विधवा गृह की स्थापना की थी, कहाँ पर? पूना में। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ताराबाई शिंदे ना स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब की रचना की थी, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है। वीरेश श्रीलिंगम पंतुलू कौन है भाई? आप लोगों को पता है ना, आंध्र प्रदेश के उसके लिए कि भाषा के आधार पर जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें कौन थे? यही थे ना। तो इसको जो है, ये 8th क्लास की हिस्ट्री है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है भाषा के आधार पर जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना था, उस टाइम पे जो है इन्होंने इसके लिए जो है काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को इनके नेताओं के साथ मिलान करना है। देखिए, सतनामी आंदोलन, सत्यशोधक समाज, मंदिर प्रवेश आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन। मैंने आप लोगों को कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो पहले देखो कि आपको कौन सा आता है। जैसे सबसे इजी है इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है, मंदिर प्रवेश आंदोलन, और हम सब लोग जानते हैं कि इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो सी का अगर 2 है तो देखिए सी का कहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पर। अभी और कहीं पर 2 है? नहीं। तो आपको अगर कोई नहीं भी आता होगा ना, तो वो भी आप जो है कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन कौन? घासीदास ने शुरू किया था। सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। ठीक है, स्वाभिमानी आंदोलन ये पेरियार ने। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को मैंने जो है बताया हुआ है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पहले देखना आपको कौन सा आता है, फिर पहले ऑप्शन देखना, देन आगे बढ़ना। अगर एक मिल जाता है कोई और फिर एक जैसा ही होता है तो अगला देखो। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे। कहने का मतलब 19वीं सदी में जो भारत में समाज सुधारक थे, वो भारतीय समाज में क्या परिवर्तन चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे, क्यों परिवर्तन चाहते थे? ठीक है, 19वीं सदी के भारत में जो समाज सुधारक थे, वो भारतीय समाज में परिवर्तन क्यों चाहते थे? वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए। बिल्कुल। वे मानते थे कि परिवर्तन जो है आवश्यक है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। नहीं, उनका ये मानना नहीं था कि वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है आलोचना की गई थी, ये चीज़ उनको बुरा लग रही थी, बल्कि वो इसलिए जो है समाज में सुधार, मतलब समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो ये अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं ना, ये बहुत ही गलत हैं। और दूसरी बात जो है, वो खुद चाहते थे कि परिवर्तन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी सारी जो कुरीतियाँ हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, वो लोगों को जकड़ा हुआ है, जो कि गलत है। तो इसीलिए जो है जो समाज सुधारक थे, इन्होंने जो है जैसे विधवा विवाह जो कि नहीं होता था, उसकी शुरुआत की थी। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने किया था। स्त्रियों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके लिए काम किया। किस तरीके से जो है उनके जो शादी का टाइम था, मतलब कि जो मैरिज एक्ट इन्होंने लाए अलग अलग, जिसमें कम एज में जो शादी होती थी उसकी एज को बढ़ाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है इन्होंने सुधार किए, क्योंकि वे मानते थे कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए और बी जो है करेक्ट होगा। देखिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन का, क्योंकि आपके लाइक से कुछ होता नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उसे समझाऊँगी। ठीक है,
जनता को सरकार की अच्छी नीयत, एक मिनट, जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कथन बोला गया था, ये कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने आंदोलन के आधार बनी थी? तो ये बिपिन चंद्र पाल का, कि जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बंगाल विभाजन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपके 8th क्लास की हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन है, 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उससे। देखिए, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वायसराय मिंटो ने 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था। तो भाई वायसराय मिंटो ने नहीं किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने जो है किसका बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, 16 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ना, ये बंगाल के विभाजन का समर्थन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है मुसलमानों को अलग करने की बात की जा रही थी, जो कि उनको सही लग रहा था। जो बंगाल का विभाजन हुआ ना, उसी को लेकर जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का जो है बहिष्कार पर जोर दिया। कहने का मतलब है, जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी टाइम पे जो है स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसमें क्या तय किया गया कि जो ब्रिटिश संस्थान है और जो मतलब ब्रिटिशों की जो वस्तुएं हैं, उसका ये प्रयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार किया इन्होंने। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। कांग्रेस का जो मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, तो ये गलत है। ठीक है, तो बी और सी करेक्ट है। देखिए कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भारत है उसको विकास संबंधी समस्याओं पर जो ध्यान देना जरूरी था। कौन कौन सी? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने, बिल्कुल। खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। तो ये तीनों ही बात पर, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के अगर विकास करना है तो इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट है, मतलब 4th ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45। देखिए, क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच घूमता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच घूमता है? तो हम सब जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये सूर्य है, तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो जो ये मंगल है ना, मंगल और बृहस्पति, देखिए बृहस्पति, तो बृहस्पति के जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये क्या है? क्षुद्र ग्रह घूमता रहता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्या, कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह तो कौन सा है? ये बुध है। और याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये जो चारों ग्रह हैं, ये जो है इनका निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टानों से। और ये ग्रह जो है सूर्य के पास, वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। और ये इन ग्रहों का जो मतलब वो है क्या आकार है, ये छोटे ग्रह हैं। लेकिन वहीं पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है, ये इनका आकार जो है आकार में बड़े हैं, ये गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो है सूर्य से दूर होते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आप लोगों को लग रहा होगा क्यों बता रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आने की पूरी चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो है क्षुद्र ग्रह पूछा गया, तो जरूरी नहीं कि अगली बार यही पूछा जाए। तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ना, ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। और ये जो है 180 देशांतर के साथ साथ चलती है। ठीक है, 180 देशांतर, अक्षांश नहीं है, देशांतर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, 180 तो याद होता है, लेकिन देशांतर या अक्षांश यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, देशांतर है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो कहाँ पर है ये? देखिए, ए और बी कहाँ पर है? तो आपको दिख रहा होगा 3rd ऑप्शन। ठीक है, 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 70, और समय से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश, आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये ग्रीनविच है। ठीक है, यहाँ ये 0 डिग्री स्थान पे जो है क्या है? ग्रीनविच है, जो कि ब्रिटेन में। और यहाँ पे इसे पश्चिम देशांतर बोला जाता है। क्या? पश्चिमी देशांतर। और इससे जो है पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच से जब पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो है क्या होगा? प्लस, समय जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन वही जो है ग्रीनविच से पश्चिम में जाएंगे तो समय जो है माइनस होता होगा। तो ग्रीनविच पे जो भी समय होगा उसमें जो है आगे पूर्व की ओर पूछेगा तो याद रखिएगा वो समय जो है बढ़ेगा। अब देखते हैं, 75 डिग्री पूर्व अक्षांश कितना है? 75 डिग्री पूर्व अक्षांश की बात कर रहे हैं, पर 10:30 बजे हैं। कहने का मतलब है 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर कितना बचा है? 10:30। ठीक है,
समय का होगा, तो ग्रीनविच पर क्या होगा, कहने का मतलब 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर 10:30 बजा है, तो यहाँ पर कितना समय होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 75 का टाइम निकालना पड़ेगा। 75 डिग्री जो अक्षांश है, तो हम सब लोग जानते हैं कि 15 डिग्री में 1 आवर होता है, ठीक है। तो 15 कितना हो जाएगा, 15 है, तो 15 आपका कितना हो जाएगा, ये 15 पंतिया 45 चौका 7 पछे 75, 15 पछे 75 मतलब कि कितना हो जाएगा, 5 घंटे, ठीक है। तो आपका ये जो टाइम है ना, 10 यहाँ पे 10 बजा है, कहने वाला 75 डिग्री पर 10:30 बजा है, तो ग्रीनविच का समय 0 है, तो यहाँ पे कितना, तो 75 का मतलब क्या हो गया, 5 घंटे। तो इसमें से जो है 5 घंटे आपको माइनस कर देने होगा, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ग्रीनिश पे जा रहे हैं ना, पूर्व से पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 घंटा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो 5:30 पूर्वाह्न, ठीक है। तो कहाँ पर है 5:30 पूर्वाह्न, देखिए ये पूर्वाह्न, क्योंकि पहले जा रहे हैं ना, अपराह्न तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा 5:30। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार आने की जो इसके चांसेस हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, मैं इस पर जो है और आप लोगों के क्वेश्चंस करवा दूंगी, क्योंकि 1 नंबर का आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, रियो डी जेनेरियो अफ्रीका में। अरे भाई, रियो डी जेनेरियो अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। कहाँ पर है, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कहाँ पर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, दक्षिण अमेरिका में। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। लॉस एंजिल्स उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल। सिंगापुर एशिया, सही है। बी और सी तो हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछ रहा है, तो देखिए सवाना, पैम्पास, लानूस। तो सवाना और लानूस तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्या पैम्पास जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, नहीं। ये कौन सा है, शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण घास स्थल है, सॉरी, शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, याद रखिएगा शीतोष्ण श आता है। अब यहाँ पे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सवाना, कंपोस्ट, लानूस, ये करेक्ट है। स्टेपी, अरे भैया ये भी शीतोष्ण है। डॉन भी कंपोस्ट। अब कंपोस्ट क्या है आप लोगों का, कंपोस्ट जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, लेकिन स्टेपी और डॉन जो है शीतोष्ण है। स्टेपी, डॉन, पैम्पास, पैम्पास क्या है आप लोगों का, तो ये तीनों ही जो है कौन सा है, शीतोष्ण घास स्थल। देखिए इसमें तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कर दिया, लेकिन अगली बार पूछ सकता है तो ये घास स्थल पाए कहाँ पर जाते हैं, मतलब कि सवाना कहाँ पे पाया जाता है, पैम्पास कहाँ पे पाया जाता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। इस बार उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछा तो हो सकता है अगली बार शीतोष्ण घास स्थल पूछ दे। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शीतोष्ण घास स्थल जैसे कि स्टेपी, डॉन, पैम्पास, तो ये क्या है, शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है। सवाना हुआ, कंपोस्ट हुआ, लानूस हुआ, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के प्राचीनतम शैल 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं, पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल पर्वत पर, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत पे, या फ्रांस के काकेशस पर्वत पे, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। तो कहाँ पे देख सकते हैं, याद रखिएगा विश्व में प्राचीनतम जो शैलें हैं 430 करोड़ वर्ष पूर्व जो बने थे, इन शैलों को कहाँ देखा जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का क्या है, चुनाव करना है, ठीक है, सही विकल्प का। तो क्या है, देखिए आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कहाँ पर है, और ये ध्रुव है, ठीक है। अगर ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन क्या ध्रुवों की तरफ जब बढ़ती जाती है तो ध्रुवों की तरफ जो है आतपन बढ़ता जाता है, नहीं भाई, कम होता जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत वृत्त, कर्क और मकर रेखा की तुलना में अधिक आतापन होता है। विषुवत वृत्त जो है, मतलब कि ये विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री स्थान पर, यहाँ पे कर्क रेखा होती है और यहाँ पे जो है मकर रेखा होती है। तो यही बोल रहा है कि विषुवत वृत्त जो है कर्क और मकर रेखा के देखा जाए ना,
तो उसकी तुलना में सबसे अधिक आतापन होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो ये विषुवत वृत्त में सबसे ज़्यादा जो गर्मी यहीं पर होती है। तो इसीलिए बोला जाता है ये जो एरिया होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इन दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे जो है आप इससे दूर चले जाएंगे तो आपकी थोड़ा सा आतापन जो है कम होता जाएगा। तो यही बोला है कि कर्क और मकर रेखा की तुलना में जो है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक आतापन होता है। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। ठीक है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतापन होता है। तो क्या ये बात सही है? तो आप लोगों को बता दूं, ये हमारी जो है करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा होगा? बी और सी जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 52। तो क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल। जो वायुमंडल है वो अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के जो विकिरण है ना, उसी से गर्म होता है। पृथ्वी में जो विकिरण आता है उसी से गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है, रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव गैस पैदा करती है। बिल्कुल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी से जो विकृत ऊष्मा होती है उसको जो पृथ्वी पर ही रोक लेती है, और इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो है पैदा होता है। तो आर भी सही है, ए और आर दोनों सही है। आर इसके बारे में ही बता रहे तो सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 53। क्या है? 53। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पतन को दिखा रहा है? मतलब कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा समुद्र पतन को दिखा रहा है? केप टाउन, क्यूटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, जोहान्सबर्ग, ब्रासिलिया, डल्लास, सिडनी। देखो, अदीस अबाबा, साओ पोलो, शिकागो तो ठीक है, तेहरान, अहमदाबाद, ये भी तेहरान, नैरोबी, मेक्सिको सिटी, टोरंटो, मॉस्को, नई दिल्ली। तो देखिए ये सभी आपसे क्या पूछा है? समुद्र पतन को। अगर सभी ऑप्शन में देखा जाए ना, तो पहले ऑप्शन में केवल यही है जो आपके समुद्री पतन को दिखा रहा है। केप टाउन समुद्र के पतन पर है, ठीक है, समुद्र के किनारे पर है। क्यूटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई। तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो है आपका करेक्ट नहीं होगा। कहीं पर जो है सही दिखा रहा है, कहीं पर जो है गलत बता रहा है कि कुछ जो है समुद्र किनारे कोई नहीं भी है। ठीक है, अब इतना एक एक चीज़ मैं बताने लगूंगी तो वो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग से हो जाते हैं, जैसे कि ये अभी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोयला को जो है, पेट्रोलियम को जो है काला सोना बोला जाता है। याद रखिएगा, काला सोना। ठीक है, ये भी आ सकता है। कोयला के रूप में, अंतर्धूप के रूप में जिसे जाना जाता है वो क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। क्या है 55 में? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देते हैं? मतलब जल की आपूर्ति की कमी में योगदान दे रहे हैं। क्षेत्र की जलवायु दशा, बिल्कुल सही बात है। मौसम अवधि में जो परिवर्तन हो रहा है ये भी। अत्यधिक जो दोहन किया जा रहा है वो भी। जल स्रोतों का जो प्रदूषित होना। तो जल की आपूर्ति में कमी जो है ये सभी कारणों से है। ठीक है, तो ये सभी है यहाँ पे ABCD। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों का? 56। ठीक है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखना है। ठीक है, किसको? भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक, मतलब भूतकाल से लेकर वर्तमान तक जो लोहा इस्पात और उद्योग की अवस्थिति है उसे जो है क्या करना है? क्रम में रखना है। तो देखते हैं कौन सा सही है। समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र हैं। तो क्या ये मतलब पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए तभी आपको जो है ये क्लियर होगा। कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवों के निकट, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो इनमें से सबसे पहले तो भाई कच्चा माल की बात किया जाए ना, विद्युत आपूर्ति होना चाहिए, बहते जल वाले क्षेत्र के निकट होना चाहिए। तो ये तो सही है, मतलब पहले ये आएगा सी। उसके बाद क्या आएगा आपका? समुद्र पतन नहीं, कोयला क्षेत्र के जो समीप, नहरों और रेलवों के निकट, ये आएगा। फिर समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि का विशाल क्षेत्र होना चाहिए। कहने का मतलब CBA होगा। देखिए कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं।
56 हो गया, 57। 1 मिनट। 21 जून से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और हम कर चुके हैं। अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया है। कहाँ पर? सॉरी, उत्तर ध्रुव वृत्त पर 21 जून को गया हुआ है। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? 0 घंटे दिन की रोशनी की, 12 घंटे दिन की रोशनी की, 10 घंटे दिन की रोशनी की, या 24 घंटे दिन की रोशनी की। तो क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे गया है तो यहाँ पे जो है 24 घंटे दिन की रोशनी की ये जो है कल्पना कर सकता है। ये बात जो है करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ ये क्वेश्चन। जो ज्योग्राफी है ना, जिन लोगों ने मेरी एनसीईआरटी की होगी अच्छे से एकदम, क्योंकि मैंने पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में करवाया, ये भी नहीं कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है पीडीएफ देने की, मतलब पीपीटी के थ्रू, वैसे करवाया है आप लोगों को। और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे तो एनसीईआरटी में आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। देखिए 58 क्वेश्चन क्या है? भारत में जाति व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? जो भारत की जाति व्यवस्था है वो क्या दर्शाती है? देखिए, भेदभाव, पदानुक्रम, विविधता, पूर्वाग्रह। तो देखिए, जाति व्यवस्था की बात करें तो भेदभाव तो करती है, पदानुक्रम भी, मतलब कि लोग इसके ऊंचा नीचा समझने लगते हैं। विविधता नहीं दिखाती है, जाति व्यवस्था विविधता को नहीं दिखाती है। पूर्वाग्रह, जाति व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा जो है पूर्वाग्रह की जो लोगों के दिमाग में छाया हुआ है ना, वो भी देखने को मिलता है। तो ए, बी और डी कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 मतलब कि 59। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने और अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मतलब कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने और अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे जो है निर्जातीयता कहा जाता था, जाति व्यवस्था, या रंग भेद, या प्रजातिवाद। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातियां थी ना उनको अलग अलग रहने के लिए जो कहा जाता था उसका कारण क्या था? रंग भेद। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? देखिए, हाँ, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन आया है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से राज्य का जो मुखिया राज्यपाल, जैसे कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रधान होता है, मतलब कि पूरे देश का जो है मुखिया होता है, उसी प्रकार से जो राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है? नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए और सी सही है। तो कहाँ पर है ए और सी? थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 31। तो 31 में क्या है? 31 कहने का मतलब है 61 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समुदाय के काम के लिए जो ग्राम पंचायत है दान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति है, ये भी बात सही है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं, मतलब अलग अलग राज्य जो है पंचायत के विषय में कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ग्राम पंचायत का जो सचिव है ये चुना हुआ सदस्य होता है? नहीं, ये सरकार के द्वारा चुन कर आता है, मतलब कि लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, सरकार के द्वारा जो है इसका ये जो है आता है। तो यहाँ पे ए, बी, सी तो करेक्ट है और डी जो है हमारा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं। हाँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थलों के उदाहरण? विषैले खतरनाक, कपड़ा फैक्ट्री क्या विषैले खतरनाक? उससे और भी देखते हैं। जहाज तोड़ने वाले उद्योग, कीटनाशक बनाने वाले उद्योग, चाय बगान तो होगा नहीं, यहाँ पे कपड़ा फैक्ट्री भी नहीं होगा। जहाज तोड़ने वाले जो उद्योग होते हैं और कीटनाशक दवाइयाँ जो बनाने वाले उद्योग होते हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो मतलब करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी और सी। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 63।
कथन और कारण बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया है। देखिए, जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो निजी कंपनियां हैं जो जन सुविधाएं हैं वो मुहैया कराती हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा कीमत चंद लोगों के वहन तक जो इसकी ज़्यादा कीमत जो है ना, चंद लोग ही इसका वहन कर पाते हैं। तो ये भी बात करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है। अब यहाँ पे जो अभिकथन है, सरकार को जन सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए, लेकिन जो आर बोल रहा है कि निजी कंपनियां जन सुविधाएं जो मुहैया कराती हैं, लेकिन इनकी जो ज़्यादा कीमत जो है चंद लोगों तक ही ये जो है वहन कर सकते हैं। ज़्यादा कीमत इसलिए चंद लोग ही इसका जो है कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ये दोनों सही है। यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो गलत गलत बता ही रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों मतलब ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कथन और कारण बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पर भी आधारित होता है, तो थोड़ा सोच कर करना इसे। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी, मतलब 19 साल की नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। बिल्कुल सही बात है। फैजा 54 वर्ष के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। तो आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं वहाँ के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा केवल ए सही होगा। तो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के संबंध में जो वैध कथन है वो हमारा कौन सा सही है? तो वो हमारा है कौन सा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, बहुत नीचे आ गया तो वेट, एसएसटी हम कर रहे थे ना। हाँ, 85 नहीं, वेट 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 वेट, कौन सा क्वेश्चन था? देखते हैं। नीचे चला गया था। 75 न्यूनतम वेतन, यहाँ पर थे। ठीक है, डबल बोझ को लेकर क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। देखिए, डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? डबल बोझ मतलब कि जिस पर डबल काम हो, शिक्षकों पर या श्रमिक महिलाओं पर, सरकारी कर्मचारियों पर मजदूर। देखो, सरकारी कर्मचारियों पर कैसे डबल बोझ हो जाएगा? मजदूर अपना काम करेंगे, शिक्षक अपना। यहाँ पे जो महिलाएं हैं ना, इन पर जो है डबल काम होता है। जो श्रमिक महिलाएं, इनको बाहर का भी काम करना पड़ता है और फिर घर पे जाके भी काम करती है, इसलिए इन पर जो है डबल बोझ का जो मतलब ज़्यादा बर्डन रहता है। ठीक है, डबल बोझ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 66। तो 66 क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो है सही है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का है। देखिए, राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, तो बिल्कुल जो राज्य है वो धर्म में जो है इसका हस्तक्षेप संभव है। नेक्स्ट, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो राज्य है ना, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, लेकिन राज्य जो धार्मिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ए, सी और डी ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्य का जो हस्तक्षेप है धर्म में संभव है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी भी बनाए रखना चाहिए। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए उसके लिए जो है अलग अलग कार्य करना चाहिए। ए, सी, डी, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानून अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो क्योंकि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है कि जो सरकार द्वारा सत्ता के जो मनमाने करते हैं उसके इस्तेमाल से जो है जनता को बचाता है, तो वो क्या है? मौलिक अधिकार, जो लोगों को जो मिले हुए अधिकार वही। ठीक है, मौलिक अधिकार। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है उसमें। देखिए, भारत के पास कौन सा है? 68 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 68, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यहाँ पे भारत के पास न्यायिक व्यवस्था होना क्या दर्शाता है? ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो ये क्या बात सही है? जो ऊपरी न्यायालय
के जो फैसले हैं वो नीचे के सभी जो न्यायालय हैं उन्हें जो है ये बात जो है माननी पड़ती है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये बात जो है करेक्ट है। ठीक है, जो जो भी मतलब उच्च न्यायालय ने जो कहा उसे जो है, और जो उच्चतम न्यायालय ने कहा उसको जो है बाकी उच्च न्यायालय जो है उसको मानेंगे, उसके फैसलों को। ठीक है, तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं उसे जो है उच्च न्यायालय को मानने पड़ते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्य विधि का अभिन्न अंग है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और हमारा क्या सही होगा, बी। तो ए और हमारा बी जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, थर्ड। ठीक है, कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसके कोई भी फैसला हो उसे उच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा। प्लस अगर उच्च न्यायालय के कोई भी फैसले से कोई भी अदालत संतुष्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 69 का क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना जो है निषेध माना गया? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन की बात की गई है। आप लोगों को बता दूं, जो 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये जो है समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है बताई गई है। जैसे समानता का अधिकार, उसमें जो है एक चीज़ गई है, अनुच्छेद 17 में किया गया है, बताया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। ये मतलब किस में है, कौन से अनुच्छेद में, वो है 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम वेतन वाले क्वेश्चन नंबर 70 है ये हमारा। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून, एक मिनट, न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। मजदूरों को श्रम के सौदाबाजी जो है उसके सौदाबाजी के लिए गुंजाइश देने के लिए, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ये तीनों ही बात सही कह रहा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे जो कानून है इसका क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समाज को जो है सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों और निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके, शोषण से मुक्ति के लिए, ठीक है, और श्रम जो मजदूर हैं उनके श्रम के सौदाबाजी में जो गुंजाइश रहती है उसको रोकने के लिए। तो ए बी सी जो है तीनों यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, सही विकल्प का चयन करते हुए क्या करना है, कथन विवरण को पूरा करना है। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है? कहने का मतलब जो सामाजिक विज्ञान है वो किस चीज़ का अध्ययन करता है? मनुष्यों तथा उनकी सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध, संसार के भौतिक विषय और धारणाओं का, मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या मनुष्य के प्रयोगात्मक तरीकों को? देखिए, प्रयोगात्मक तरीकों की तो बात ही नहीं है, मुद्दे जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, इसी मुद्दे पर जो है अध्ययन नहीं करता। जो सामाजिक विज्ञान है ना, ये किसके अध्ययन करता है? तो मनुष्यों और उसकी सामाजिक और संस्थानिक जो व्यवस्था है उसके बीच संबंध पर जो है अध्ययन करता है, मनुष्य और उनकी सामाजिक संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध पर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पैडागोजी का कुछ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। देखिए पैडागोजी कैसे मतलब सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया ना, पैडागोजी को सॉल्व करना आ गया, तो इसके क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे नहीं, 20 में से 20 कहीं नहीं आप लोगों के जाने वाले, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो ध्येय है बच्चों को एक नैतिक मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए, इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का जो है सामना कर सकें। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने की ओर उसका विस्तार करने का नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। देखिए जो सामाजिक विज्ञान है उसमें हम पढ़ते हैं ना स्वतंत्रता के बारे में, लोगों का
मतलब कि किस तरीके से, क्योंकि हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन तीनों में ही जो अगर हम देखें तो जहाँ पे हमें जो हमारा नागरिक शास्त्र है वहाँ पे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, विश्वास से मतलब आप लोगों को अपने मौलिक अधिकार मिले हुए तो आप लोगों को अपनी सरकार पे विश्वास बना रहता है। आप इसके प्रति जो है जो आपके कर्तव्य हैं हर चीज़ के प्रति सम्मान किस तरह से, विविधता के प्रति कैसे सम्मान होना चाहिए, इन सभी मानवीय गुणों का जो है एक क्या करना है बच्चों के अंदर जो है इसका निर्माण करना है, उनका विस्तार करने के लिए एक नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है कौन, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये दोनों ही बात सही बोल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए और बी दोनों सही है, बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 मतलब कि क्या है 73। देखिए, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, जो समय रेखा है क्यों इतिहास के शिक्षण में जो है शामिल किया जाता है, कारण एवं प्रभाव के संबंध दर्शाने के लिए। भाई समय रेखा का कारण और प्रभाव से क्या मतलब है, तो नहीं। संगठन की आंतरिक संरचना, ये भी नहीं। देखिए, समय रेखा दो काल खंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए, ये जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। इससे क्या होगा, जो समय रेखा है ये दो काल खंडों के बीच में जो है मध्य के बीच, उसके दोनों के बीच में जो है संबंध का पता लगाने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेती है, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है, वे अपनी सहमति देते हैं, इन नियमों का लिखा जाता है और वो जो है कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, ये जो गतिविधि है निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है। विविधता और भेदभाव, तो देखो विविधता और भेदभाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी क्लास में एक नियम बनाया जा रहा है जिसमें शिक्षिका बोलती है कि एक नियम बनाने को कहती है, और ये जो विचार है ना पूरी कक्षा से लेती है उसके बारे में। तो ये तो विविधता के बारे में तो नहीं है। हास्याकरण के बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको मिलजुल के जो है एक तरह से काम किया करवाया जा रहा है। न्यायपालिका के बारे में नहीं। संसद, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो सकता है, होगा ही करेक्ट, क्योंकि जैसे इसके अंदर जो बोला जा रहा है ना कि कक्षा में बच्चों पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है, तो कौन नियम बनाता है, संसद। ठीक है, विचार पूरी कक्षा से जो है लेते हैं, मतलब जो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है क्या करते हैं, विचार लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम को पर जो है चर्चा होती है, फिर वे अपनी सहमति देते हैं, नियमों को लिखा जाता है, फिर कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो ये कौन सा काम करता है, ये सब संसद। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना है तो क्या उस तरीका सही होगा, विवरणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि या किताब पढ़ने से क्या होगा, स्वयं अध्ययन से भी नहीं, व्याख्यान, विवरणात्मक विधि आप लोगों को मतलब इसका प्रयोग करेंगे तो उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से जो है बेहतर तरीके से जो है समझा पाएंगे, उसकी भूमिका को बता पाएंगे। तो विवरणात्मक विधि उसकी, क्योंकि उसका विवरण देंगे ना, उसके बारे में पूरा उसको जानकारी देंगे। निम्न में से कौन से चरण, एक मिनट, निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए, मतलब कौन सा चरण है जो आपके पूरी पाठ योजना के जो है अंत में हो। ठीक है, तो देखिए, विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाता है, तो ये पहले ही बनाया जाता है कि बच्चे जो है कौन कौन से उद्देश्यों को जो है प्राप्त कर लेंगे। मूल्यांकन करने हेतु क्या है, मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना, उचित विधियों का संसाधनों का चयन, ये तो बीच में होगा। सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियाँ चुनना, ये भी पहले होगा। तो सबसे जो चरण है पाठ्य योजना के सबसे अंत में जो है क्या किया जाता है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाना, हम देखते हैं ना जब हमारा जो एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है फिर लास्ट में जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसी तरीके से पाठ का योजना जब बनाया जाता है, पढ़ाया जब जाता है तो लास्ट में जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन करने के लिए जो कार्यनीतियाँ बनाना, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। 76 हो गया, अब हम करेंगे 77। अब देख रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है, 77। तो क्या है इसके अंदर देखिए, निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र के से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऋतुओं के घटना चक्र से जो है परिचित करवाना है, किससे, ऋतुओं के घटना चक्र से। वाद विवाद सही है, प्रदर्शन, केस अध्ययन या पैनल परिचर्चा। देखिए, ऋतुओं के घटना चक्र से बच्चों को जो है परिचित कराना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सही है प्रदर्शन करके समझाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ,
78 क्या है क्वेश्चन? देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की भूमिका हो सकती है। मतलब कि जो निदर्शन है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चित्र और निदर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है? 78 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 78 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अवधारणाओं को समझाने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की या दृश्य वृत्तांत। देखिए, अगर चित्रों को जो है पाठ्य पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक विज्ञान को बोरियत समझने लगते हैं, अगर उसमें चित्र होगा तो इससे जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, उत्सुकता रहेगी, मतलब उस सब चीज़ों को जानने की। अनुमान लगा सकते हैं दृश्य वृत्तांत के रूप में, मतलब देखेंगे तो उनको ज़्यादा एक्टिव लगेगा, मतलब क्रिएटिव लगेगा, तो वो एक्टिव रहेंगे पढ़ने के लिए। तो ये सभी बातें सही हैं, ABCD सेकेंड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस तरीके का पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 79। एक मिनट, हाँ 79 क्वेश्चन नंबर देखिए। देखिए, छात्रों को यह समझाने के लिए कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो है बेहतर है? इनमें से कौन सी जो गतिविधि है वो जो है बेहतर है? देखिए, घर के काम पर चर्चा, पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य का महत्व पर चर्चा, मतलब घर का जो काम है इस पर चर्चा, तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर भी जो है क्या होना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है? हाँ, बच्चों को खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चित्र को पहचानने के लिए। देखिए, छात्रों को ये समझाने के लिए कि जो हमारा लैंगिक बोध है अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। तो अगर ऐसी कौन सी गतिविधियां करवाई जाए जो बेहतर हो, कि जिससे बच्चे जो है इस प्रकार का जो है भेदभाव उनके अंदर ना आए। तो घर के जो काम पर चर्चा है, पुरुषों के कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी महत्व देना, बच्चों को खिलौने और खेलों में जो है लैंगिक चित्रों को पहचानने के लिए कहना, ठीक है। तो इससे जो है क्लियरिटी जो है बच्चों को, मतलब चीज़ें जो है समझ में आएंगी। लड़के और लड़कियों की शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। नहीं, लड़के और लड़कियों की शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण से कुछ नहीं होगा। कई बार लोग जो बोलते हैं कि लड़के मैथ्स में होते हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, जो कि पूरा गलत है। ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B जो है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन जो पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80। क्वेश्चन नंबर क्या है? 80 में क्या बोला गया? देखिए, आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रम में रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए, पुराने किस्म के मतलब पुराने किस्म और पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है, हास्यकरण का नहीं। रूढ़िबद्ध अवधारणाओं का या घेटोआइजेशन का या पूर्वाग्रह का। तो देखिए, ये रूढ़िबद्ध अवधारणाओं का होगा, क्योंकि इसमें जो है आदिवासियों को एक उस तरीके से रंग बिरंगे कपड़े, सर पे मुकुट लगाए हुए, पुराने किस्म के पिछड़ा हुआ दिखाना, एक मतलब इस तरीके से बताना। तो एक ऐसा उदाहरण देंगे तो आप ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि आप इसके बारे में जो है आपकी ने एक ऐसी आदिवासियों के बारे में क्या है धारणा बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण और अवसर बन सकता है। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा उसमें उसके में जो है खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। किस मामले में जो है ये अवसर बन सकता है? देखिए, पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए। दूसरा, इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जोड़ने के लिए, संसाधन उपयोग में बहुपरिप्रेक्ष्यता के लिए, विकास में उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। क्वेश्चन को समझिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का जो क्षेत्र भ्रमण है अवसर बन सकता है। पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, बिल्कुल। संसाधन उपयोग में बहुपरिप्रेक्ष्यता की भावना, विकास में उनके अपने विचारों पर चिंतन करने का। तो ये चारों बात सही कह रहा है। कहाँ पर है? ऑप्शन 4, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? देखिए, निम्नलिखित में से क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखिए, क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होती है। रचनावादी मतलब कि रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो क्रियाकलाप जो होता है अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होती है, तो ये बात तो सही है। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। कक्षा में अधिगम जो है अध्यापक द्वारा संचालित होता है, नहीं,
बच्चे का भी इसमें योगदान होता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा मतलब ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं, जिसमें अधिगम जो है अध्यापक द्वारा संचालित होता है, ऐसा नहीं है, बच्चों का भी योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन क्या है, देखिए। सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, मतलब सामाजिक अन्यायों के बारे में बच्चों को जो है बताना है, उसके बारे में जो उनके अंदर जो है सामाजिक अन्यायों की जांच करना है, तो उसके लिए जो पहले उनको ऐसी परिस्थितियां प्रदान करें। ठीक है, अन्याय के मामले को देखने के लिए सही तरीकों की शुरुआत में ही बता दें, नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे को खुद समझने दें। सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों का सामर्थ्य बनाना, मतलब जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं उस पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को उसके सामर्थ्य बनाना। तो ए और सी करेक्ट है, बी हमारा जो है गलत होगा। ए और सी कहाँ पर? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास की रचना कैसे हुई? इस पर निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए। जो इतिहास की रचना है वो बोल रहा है कि वो कैसे हुई, इस पर जो है 2 कथनों को जो है पढ़ना है। कौन से? देखिए, इतिहासकार अतीत को समझाने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं और यह उनके अध्यापन जो अवधि है उनके अन्वेषण की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्या है नेक्स्ट? लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि और अनुवादों का जो है इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। तो बिल्कुल ये भी बात सही है, यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य में आयोजन का सोपान है? परियोजना कार्य में जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें जो है कौन सा जो है क्या बोला गया है, कौन सा उसका जो है सोपान होगा, कौन सा सोपान होगा? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, बिल्कुल। संसाधन सूचनाओं का संग्रहण करना, रिपोर्ट बनाए, तीनों ही बातें हैं। अगर आपको परियोजना कार्य की योजना का जो सोपान के बारे में पूछा गया है तो ये तीनों ही सोपान है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है 86। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के संप्रत्तियों को लागू करने के कौशल का आकलन करता है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो अधिगमकर्ताओं के जो संप्रत्ति है उसको लागू करने के स्किल को जो है आकलन कर रहा है? आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरे के समुदाय के एक परिवार से हैं। इस पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए या नहीं। ये आप क्या विचार करेंगे? तो ये भी जो है आकलन कर रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ शैलों की आकृति कुकुरमुत्तो मशरूम जैसे होती है, कारण बताइए। नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे ए और बी सही होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। हाँ, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, 2 मिनट रुकिए। 87 ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है? फिर से वही मूल्यांकन के कौशल का आकलन का जो है आकलन करेगा। तो देखिए, निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन आवश्यकता, फसल बेचना आदि। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? ये हम क्वेश्चन नंबर 87 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कल पट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाइए जो खेतों पर निर्भर करती है। सूची बनाने से क्या होगा? यहाँ पे तो मूल्यांकन कौशलों का आकलन करता है। ऐसे प्रश्न कौन से जो अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन जो कौशल है उसका जो है क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? नहीं, यहाँ पे केवल पहला जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? मतलब इनमें से जो है कौन सा जो है जिसे मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? देखिए, विश्व का महासागरीय घाटियाँ, बिल्कुल।
जिब्राल्टर जो खाड़ी है इसे भी कर सकते हैं। दिल्ली का वातावरण, भाई वातावरण कैसे आप जो है चित्रित करेंगे। अक्टूबर के महीने में वर्षा, बिल्कुल इसे भी दिखा सकते हैं। ए बी डी सही है, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एक मिनट। और क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है 89, ठीक है। देखिए, एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद में विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके डैश के, मतलब कि किस चीज़ को आंक सकते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन, अवलोकन, प्रयोग या तार्किक क्षमता। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है, प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों में सबसे पहले क्या आंक सकते हैं, अवलोकन। क्या आंक सकते हैं, अवलोकन, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ऑब्जर्व ही तो करेगा, देखेगा ही तो, देख कर ही समझेगा, तो अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। जल संबंधी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है, बंद तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, बच्चों से समस्याएं पूछ रहा है और दैनिक जीवन में इस कैसे आप सामना करते हैं ये पूछ रहा है। तो ये बंद सिरे वाले जो है प्रश्न हैं या खुले अंत वाले, तो ये खुले अंत वाले ही प्रश्न हैं, जिसमें बच्चों को जो है कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, बच्चे को सोचने पर जो है ये मजबूर कर देगा, वो सोच समझ कर ही बोलेगा। तो ये खुले अंत वाले जो है प्रश्न कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने लगभग 90 तक देख रहे हैं आप लोगों ने कि हमने कर लिया, मतलब लगभग 60 क्वेश्चन जो है किया, लेकिन 60 नहीं, आपके 70 to 75 क्वेश्चन जो है रेडी हुए होंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे जो है उसके जिसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो भी बताया, लेकिन एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जो आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, जो मैंने क्लासेस दी हैं, उसको ये पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स बस एक बार लेकर पढ़ लीजिए, अगर आप इस सिस्टम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर एक बार 2 बार देख लेंगे ना तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। आपके पास आखिरी के जो 5-6 दिन है, इसमें आपके पास इतना टाइम मिल जाएगा, बस थोड़ा सा, जहाँ 2 घंटे पढ़ते थे वहाँ पे आप जो है 4 घंटे कर दीजिए और एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए, जिससे कि आप लोग जो है CTET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।